एवरीवन, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आज के हमारे एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर पर जो भी मैंने आप लोग के लिए पहले वीडियोस बनाए हैं उन वीडियोस को जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग आज के वीडियो से अपने आप को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओ और बाकी सारी चीज़ें आपको बहुत स्मूथली जो है वो समझ में आती जाए। हिस्ट्री जो है ना वो फैक्ट्स और डेट्स पर नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स पर डिपेंड होती है। अगर हम एक थीम को पकड़ के चलेंगे ना तो सारी चीज़ें हमें जो है बहुत स्मूथली समझ में आती जाएंगी। इसीलिए मैं आपको जो है कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझाती जाती हूँ, ताकि आप चीज़ों को ईजिली अपने दिमाग में याद रख पाओ, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है ना। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में, हम लोगों ने कुछ क्लासेस के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हम लोग आज का जो टॉपिक है वो देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। और आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने क्या देखा था पहले कि नेशनलिज्म की फीलिंग जब राइज नहीं हुई थी, जब लोगों को उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था, तो यूरोप की क्या कंडीशन थी। बहुत सारे वैरायटीज ऑफ जो डायनेस्टीज थी आपने यूरोप में देखी। कहीं पर बर्बन डायनेस्टी है, कहीं पर हैम्बर्ग है, कहीं पर कोई डायनेस्टी, मतलब हर जगह अलग अलग डायनेस्टीज जो है वो रूल कर रही थी। इसके अलावा आप लोगों ने देखा सोसाइटी में जो है वो कुछ क्लासेस भी थी। एरिस्टोक्रेसी थी, मिडिल क्लास थी। मिडिल क्लास बाद में इमर्ज हुई, उससे पहले जो थी वो थे पीजेंट्री। एरिस्टोक्रेसी जो क्लास आप लोगों ने देखी वो एक ऐसी क्लास थी जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी। नंबर में भले ही कम हो लेकिन वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी, चाहे आप सोशली मान के चलो चाहे पॉलिटिकली मान के चलो। ऐसा क्यों था? क्योंकि उनके पास पैसा था। पैसे से उनके पास उन्होंने अपनी पावर को डेवलप किया। वो पैसा कहाँ से आया? वो पैसा आया जो उनको बर्थ से, जो उनको प्रिविलेजेस मिले हुए थे, उनके दम पर जो है उन्होंने ये सारी चीज़ें कमाई। अब जो है जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इमर्ज हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के दम पर एक नई क्लास जो है वो उभर के आई और वो थी हमारी न्यू मिडिल क्लास। अब जो न्यू मिडिल क्लास थी वो क्या चाह रही थी कि हमें जो है समाज में ऊपर उठना है, तो हमें क्या चाहिए? उनका जो एग्जिस्टेंस था, जो न्यू मिडिल क्लास थी उसका एग्जिस्टेंस जो था वो किस पर बेस्ड था? उनका एग्जिस्टेंस बेस्ड था एक फ्री मार्केट पर। उन्हें ट्रेड करना था, पैसा कमाना था, इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि उनके पास एक फ्री मार्केट हो जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कम से कम हो। लेकिन जब क्लास सोसाइटी में एक ऑलरेडी एक क्लास ऐसी है जो ऊपर दबदबा बना के बैठी हुई है, तो वो जाहिर सी बात है कि दूसरी को ऊपर क्यों आने देगी। तो उनके तरफ से जो है उन्हें नीचे गिराने की कोशिशें की जा रही थी। और वही न्यू मिडिल क्लास का कहना ये था कि ये ऑटोक्रेसी जो सोसाइटी है, ऑटोक्रेटिक सोसाइटी, ये इन्हें क्यों है बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। ऐसा इन्होंने कौन से महान पुण्य के काम किए हैं जो इन्हें ये प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। अल्टीमेटली हमें देखना क्या है यहाँ पर, जो फ्री वाला, जिस पर जो कि एक न्यू मिडिल क्लास पूरी तरीके से डिपेंड थी, वो फ्री मार्केट था। अब आप उस फ्री वर्ड को याद रखिए, वो फ्री वर्ड आपको अपने दिमाग में एकदम सेट करके रखना है। उसके बाद जो दूसरी एक चीज है वो है हमारे लिए हमें समझना जो है वो है लिबरल नेशनलिज्म। क्या समझना है आप लोगों को? लिबरल नेशनलिज्म। देखिए नेशनलिज्म हम लोग पूरे उसमें से पढ़ते आ रहे हैं कि राष्ट्र से जुड़ाव, राष्ट्र के लिए प्यार की भावना, और अगर फाइनली हम लोग देखें तो इसका जो मतलब है वो है एक यूनिटी ऑफ नेशन। क्या है? यूनिटी ऑफ नेशन। ठीक है ना। और यहीं पर अगर मैं लिबरल की बात करूं, यानी कि लिबरलिज्म की बात करूं, तो जो न्यू इमर्जिंग क्लास थी, न्यू मिडिल क्लास थी, वो किस पर डिपेंड थी? फ्री मार्केट पर। अब ये फ्री वाला जो कॉन्सेप्ट है आप इसे देखोगे कहीं ना कहीं ये किससे जुड़ा हुआ है? कहीं ना कहीं क्या ये डायरेक्टली जो है किससे जुड़ा हुआ है? ये उदारवाद से जुड़ा हुआ है, ये लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ है। तो अब हमें वही आइडियोलॉजी जो है वो पूरी तरीके से इस वीडियो में समझने की कोशिश करनी है कि आखिर वो आइडियोलॉजी पूरी तरीके से है क्या, किस तरीके से इस आइडियोलॉजी के दम पर जो मिडिल क्लास थी वो अपना काम कर रही थी, और उस मिडिल क्लास ने किस तरीके से नेशन यूनिफिकेशन के लिए एक आवाज़ उठानी शुरू करी। तो जब ये मतलब लिबरलिज्म और नेशनलिज्म मिलेंगे तो ये दोनों आइडियोलॉजी जो है वो नेशन यूनिफिकेशन के लिए काम करेंगी। तो बस वही चीज़ हमें समझनी है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग को देखना है कि ये सबसे पहले नेशनलिज्म का मतलब हमें पता चल गया। अब हमें देखना है कि ये लिबरल का मतलब क्या है। लिबरल, देखिए आईइज्म का मतलब होता है, आईइज्म का मतलब होता है आइडियोलॉजी। ठीक है ना, आइडियोलॉजी।
तो लिबरलिज्म में आईइज्म तो हो गया आइडियोलॉजी। अब लिबरल का मतलब यानी कि लिबर का मतलब क्या है? तो लिबर का मतलब होता है, लिबर मीनिंग फ्री। ये लिबर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्री। फ्री यानी कि आज़ादी, स्वतंत्रता वाला फ्री है, कोई और फ्री मत समझ लेना, ये आज़ादी और स्वतंत्रता वाला है, ठीक है ना। अब न्यू मिडिल क्लास के लिए इस लिबरलिज्म का, इस उदारवाद का क्या मतलब था? हम लोग इतनी देर से इस मिडिल क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, हमने देखा कि ये फ्री मार्केट पर बेस्ड है, लेकिन हाँ, इसके लिए मेनली इसका मतलब था क्या लिबरलिज्म का? तो इन लोगों के लिए मतलब था, फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल। क्या? फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को ट्रेड करना था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था उसका इन लोगों को पूरा का पूरा फायदा उठाना था। इन लोगों को किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए थे, लेकिन ऑटोक्रेसी जो अपना दबदबा बना के बैठी हुई थी वो इनको किसी भी तरीके से गिराने की कोशिश कर रही थी। तो इनका कहना ये था कि ये जो प्रिविलेजेस इन लोगों को मिले हुए हैं, प्रिविलेजेस को खत्म किया जाए और सभी को जो है, सभी इंडिविजुअल्स को एक जैसे ट्रीट किया जाए, ठीक है ना। सभी जो है एक जैसे हैं और सभी को एक जैसा ट्रीट किया जाना चाहिए, ऐसा जो है न्यू मिडिल क्लास ने कहा। और इसके अलावा इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। वही जैसे कि मैंने कहा कि फ्रीडम यानी कि सभी को एक जैसी फ्रीडम, ऐसा मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक राजा के इर्द गिर्द सब चीजें घूम रही हैं, उसने जो कहा वो सही, किसी और की बात पर कोई ध्यान ना देना। इस तरीके की सोसाइटी जो है वो ये न्यू मिडिल क्लास नहीं चाहती थी। इन्हें क्या चाहिए था? इन्हें इक्वालिटी चाहिए थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक स्टेट में आपको टैक्स नहीं देना है, किसी एक सोसाइटी इतना दबदबा बना के बैठी हुई है कि उससे कोई क्वेश्चन करने वाला ही नहीं है, उसकी जो मर्जी आ रही है वो कर रही है। तो वैसी सोसाइटी में ये लोग नहीं रहना चाहते थे। ये लोग चाहते थे कि फ्रीडम मिले पूरी तरीके से और इक्वालिटी मिले, ठीक है ना। इसी तरीके से तो फ्रांस रेवोल्यूशन में हमें ये 3 मेन प्रिंसिपल दिए थे। कौन से 3 प्रिंसिपल थे? इक्वालिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 प्रिंसिपल थे। तो यही 3 प्रिंसिपल की जो सबसे बहुत ही अच्छी जो खूबसूरती थी ना, वो फ्रांस रेवोल्यूशन ने हम लोगों को दी थी। क्लियर है यहाँ तक? तो आप लोग समझ गए कि फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल का मतलब एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, ठीक है। तो ये 2 जो मीनिंग थे ये किसको चाहिए थे? ये न्यू मिडिल क्लास को चाहिए थे, और इनके लिए लिबरलिज्म का मतलब ये था। अब हम लोगों की जो आप लोगों की जो बुक्स हैं, उन बुक्स में ये टॉपिक जो है वो 2 डायमेंशंस पर आपको समझाया गया है। 2 डायमेंशंस में एक है पॉलिटिकल और एक है इकोनॉमिकल। पॉलिटिकल का मतलब ये है कि सोसाइटी जो है उस टाइम पर कैसी थी, अलग अलग डायनेस्टीज थी, वहां पर जो पूरा का पूरा पॉलिटिक्स है वो राजा के इर्द गिर्द घूम रही थी। राजा ने जो कहा वो सही, राजा ने युद्ध लड़ा वो सही, आज कोई राजा है कल कोई दूसरा राजा आ गया हम उसके अंडर हो गए वो भी सही। लोगों का कहना यह था, मिडिल क्लास का कहना यह था कि ये राजा आया कहां से, इन्हें किसने भेजा, इनके पास क्या राइट है कि ये हमारे ऊपर शासन करें, इन्हें किसने बोला है हम पर शासन करने के लिए, हम इतने कैपेबल हैं कि हम अपने ऊपर शासन करने वाले को खुद चुन सकते हैं। तो यहां पर जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी वो पॉलिटिकली देखने को मिलेंगी कि पॉलिटिकल डायमेंशन का मतलब क्या है, और इकोनॉमिकली उन्हें किस चीज की फ्रीडम चाहिए थी वो भी आप लोगों को समझना होगा। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं, 90% चांसेस रहेंगे कि इस टॉपिक से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है यहां तक? तो देखिए, अगर मैं पॉलिटिकली बात करूं तो पॉलिटिकली ये लोग क्या चाहते थे? द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। कहने का मतलब वही कि भाई पूरी पॉलिटिक्स राजा के इर्द गिर्द ही क्यों घूमे। राजा के लिए देश है ठीक है, लेकिन वही राजा उस पूरे देश के लिए सारे निर्णय लेगा, सारे डिसीजन लेगा, उसके लिए जनता कोई मैटर नहीं करेगी, उसकी मर्जी होगी, उससे कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं होगा। तो ऐसी पॉलिटिक्स में हम लोग को नहीं रहना। हमें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए, हम लोग कैपेबल हैं, हमें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जिसे हम खुद चुने, और वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, हमारे ऊपर शासन करेगी। तो सभी की सहमति से एक सरकार होनी चाहिए, वो वाले कॉन्सेप्ट पर जो है ये काम कर रहे थे, ठीक है ना। दूसरा अगर मैं बात करूं तो सिंस द फ्रेंच रिवोल्यूशन में भी तो यही हुआ था ना, लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस। यही तो किया था जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है, उसने यही तो किया। जो लुई 16 थे, अब उन्होंने कहा कि जरूरी थोड़ी है कि लुई 15 राजा थे तो जरूर उनके जो पुत्र हैं वो भी राजा बने। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा किसने कहा है? क्या वो उस गद्दी के योग्य हैं भी या नहीं? आपने इन सारी कसौटियों पर उनको खरा उतरा कि नहीं उतरा? बस, लेकिन उनके पापा राजा थे इसलिए आपने उनको भी राजा बना दिया। अब ये भाई ये कहाँ की बात हुई?
फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने यही सारी चीजें खत्म करी। उसने सोसाइटी में वो इक्वालिटी लेके आई, वो ऑटोक्रेसी, वो एस्टेट वाला जो एक पैटर्न था, उस पैटर्न को खत्म किया और सभी को जो है वो इक्वली क्या किया, इक्वली ड्रिवन किया, यानी कि इक्वली सोसाइटी में सभी लोग रह सके। ये एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एक बहुत बढ़िया काम किया था। वही जो मैं आपको कह रही हूँ कि 3 मेन प्रिंसिपल जो हमें मिले, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी, यही 3 प्रिंसिपल जो है किसने दिए हमें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दिए। ठीक है, तो वो जो क्लरिकल प्रिविलेजेस थे वो सारे बाय बर्थ जो है वो खत्म किए गए और इसके अलावा जो ऑटोक्रेसी थी उसका एंड किया गया, जो एस्टेट्स थी उनको जो है वो खत्म किया गया। ठीक है, और क्या है, और क्या कहता है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। वही कि राजा के इर्द गिर्द पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आप एक समाज को चला रहे हैं तो समाज को चलाने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए और वो ऐसे होने चाहिए जिस पर सभी लोग राजी हों, जिसमें सभी लोगों की भलाई देखी गई हो, उनकी बेटरमेंट के लिए जो है वो काम किया गया हो। तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें सभी के लिए रूल्स रेगुलेशन हो और सभी जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन को माने। तो जो सोसाइटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्रिवन होनी चाहिए, ना कि किसी राजा के द्वारा। और गवर्नमेंट हमारे कंसेंट से होनी चाहिए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू होनी चाहिए, यानी कि पार्लियामेंट के थ्रू होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से क्लियर है। उसके बाद जो है इनवायबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि पहले के टाइम पे क्या होता था, राजा ने कहा कि ये जमीन हमें पसंद है, यहां पर हमारा किला बनेगा। अब क्या किया राजा ने, उस जमीन को, वहां पर जितने भी लोग थे सबको वहां से हटा दिया और उस जमीन को क्या किया, उस जमीन को हड़प लिया। यही होता था, जमींदार कहते थे ये जमीन हमें पसंद है। अब तो पुरानी पिक्चर्स में आप लोगों ने देखा होगा ना कि ये जमीन मुझे पसंद है और मैं ऐसे लेके रहूंगा। अब स्टार्टिंग में पैसे देके मान गए तो ठीक है, नहीं तो फिर तो जबरदस्ती ले ली, है ना। तो मोस्टली चांसेस क्या होते थे, जबरदस्ती वाले चांसेस होते थे। तो अब यहां पर क्या आ गया कि आप ऐसे किसी की भी जमीन को हड़प नहीं सकते। अगर किसी ने अपने खून पसीने की कमाई से अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को खड़ा किया है, उसने इतनी मेहनत की है उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए, तो आप किसी भी वजह से उसकी उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है उससे छीन नहीं सकते हो। क्लियर है यहां तक। अब आप लोगों ने देखा कि यार पॉलिटिकल लिबरलिज्म में सब चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी हैं, कितना मस्त है ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है। बट मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि आपने सब चीज़ें यहाँ पर देखी होंगी, लेकिन आपको एक चीज़ देखने को नहीं मिली होगी और वो है वोटिंग। क्या? वोटिंग। आपने ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं देखा। अब इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर फ्री होने से मतलब, यहाँ पर सभी को स्वतंत्रता देने से मतलब, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ड्रिवन होने से मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सभी को क्या दे दिया जाए, यूनिवर्सल सफरेज। क्या दे दिया जाए? यूनिवर्सल सफरेज। आप सभी को पता होगा कि जो फ्रांस में विमेन को वोटिंग राइट दिया गया था वो 1946 में जाके दिया गया था, और कहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था। तो सोचिए कितने सालों बाद जाके जो है विमेन्स को वोटिंग राइट मिला। तो यहाँ तो बहुत पहले की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं था कि आप लोग जो है इतने सारे काम कर रहे हो लेकिन यहाँ विमेन्स का कोई हाथ नहीं होगा। ये काम जो है वो मेंस के लिए किए जा रहे हैं। पहले क्या था, पहले उन्हीं लोगों को वोटिंग राइट थे जो ऑटोक्रेटिक थे, लेकिन बाद में क्या किया, यूनिवर्सल सफरेज तो नहीं दिया, लेकिन हाँ कुछ एक्टिव सिटीजन कर दिए कि जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास एक लिमिट में जो एक लिमिट डिसाइड कर दी कितनी संपत्ति है, तो उतनी संपत्ति वाला इंसान क्या है, उतनी संपत्ति वाला इंसान वोट दे सकता है, उसको वोटिंग राइट प्रोवाइड कर दिया। इसे बोलते हैं मतलब एक हिपोक्रेसी की सीमा। मतलब आप लोगों ने सब अच्छा अच्छा किया लेकिन एंड में आके सब खराब कर दिया, है कि नहीं। तो बस एक ये बात थी। भारत एक ऐसा इकलौता देश है जिसने अपनी स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो है वो औरतों को क्या दिया, वोटिंग का राइट दिया। यहाँ इतने बड़े बड़े देश, चाहे आप यूएस ले लो, चाहे आप फ्रांस ले लो, कोई भी आप देश ले लो, वहाँ पर उनकी रेवोल्यूशंस के बाद, उनकी इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद जो है विमेंस को वोटिंग राइट नहीं दिए। बट ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ठीक है ना। चलिए, आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, समझ में आ गई है आप लोगों को कि पॉलिटिकल डायमेंशंस में इसका पूरा क्या मतलब है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके पॉलिटिकल पार्ट पर कि पॉलिटिकल स्फीयर में इसका क्या मतलब है। देखिए, ये नेशनलिज्म से ना इसलिए जुड़ा है,
नेशनलिज्म से इसलिए जुड़ा है क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं, चाहे पॉलिटिकल स्फीयर पे ले लो चाहे इकोनॉमिकल स्फीयर पे ले लो, ये दोनों ही चीज़ें एसोसिएटेड हैं नेशनलिज्म से। ये सारी चीज़ें होंगी तब जाके जो है कहीं हम यूनिफिकेशन, कहीं जाके हम नेशनलिज्म वाली फीलिंग को जो है वो अचीव कर पाएंगे। तो हमारा इन सारी चीज़ों से सेटिस्फैक्शन होना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग इकोनॉमिक स्फीयर पे। मैंने जैसा कि कहा फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, की मार्केट्स को फ्री छोड़ दीजिए आपने जो मार्केट पर टैक्सेशन के हिसाब से, कस्टम ड्यूटीज के हिसाब से जो आपने लगा के रखे हुए हैं रिस्ट्रिक्शंस, उन सभी रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करके आप क्या कीजिए, मार्केट्स को फ्री कर दीजिए ताकि लोग अपनी ग्रोथ को ज्यादा बेहतर ढंग से अचीव कर पाएं। क्लियर है? दूसरी चीज, अबॉलिशन ऑफ स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। जैसा कि मैं कह रही हूं कि वो राजा जो है ना, वो ऑटोक्रेसी, जो ऑटोक्रेटिक लोग हैं, वो समाज में ऊपर उठने नहीं देंगे। वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे किसी भी तरीके से इसको नीचे बिठाया जाए। अगर ये हमारी जगह पे आके बैठ गए तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? मतलब पूरी कोशिश कर रहे थे। तो उनके दबाव में स्टेट ने काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ट्रेडर्स पर लगाए हुए थे। तो उन सभी का क्या करना, अबॉलिशन करना, सभी को पूरी तरीके से ख़त्म करना। जो गुड्स, पीपल, कैपिटल, इन सब का जो क्या है ट्रेडिंग हो रही थी, इन सभी की मूवमेंट जो थी उसे बिल्कुल फ्री कर दिया जाए मार्केट्स में। क्लियर है? उसके बाद ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। मतलब 19th सेंचुरी के टाइम पर, क्या 19th सेंचुरी के टाइम पर जो मिडिल क्लास थी उसकी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट डिमांड में से एक ये डिमांड थी कि आप पूरी तरीके से मार्केट को फ्री कर दीजिए। हम लोग इतनी देर से यही पढ़ते आ रहे हैं कि ये मिडिल क्लास जो है वो इसी पर डिपेंड थी। अब किसी का जन्म ही इसी कारण हुआ है। वो न्यू मिडिल क्लास उभरी ही इस वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। उन्हें ट्रेडिंग का एक अवसर मिला, अपने आप को उभारने का अवसर मिला, इसलिए वो उभर के आए। अब उनसे अगर वही चीज छीन ली जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो तो बिल्कुल गिर के जमीन में धंस जाएंगे, है कि नहीं? तो वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे और उस टाइम पर 19th सेंचुरी के टाइम पर ये उनकी बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड थी। अब ये डिमांड थी क्यों, ऐसी आखिर क्या वजह थी, वजह भी हम लोग जान लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है नेपोलियन के टाइम पर, नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे उसमें उसने 39 स्टेट्स की जो है एक कन्फेडरेशन बनाई थी, जहाँ पर हर किसी की अलग अलग क्या थी, करेंसी थी, हर किसी का अलग अलग वेट और मेजरमेंट का सिस्टम था। जिस वजह से हुआ क्या, देखिए मान लीजिए ये एक है, ये एक स्टेट हो गई, उसके बाद ये एक स्टेट हो गई, ये एक स्टेट हो गई, ये एक स्टेट हो गई। अब हर किसी की अपनी अपनी है, हर किसी का अपना अपना राजा है और हर किसी का अपना अपना रुतबा है। तो अपने अकॉर्डिंग जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम कर रहे हैं, अपनी अपनी करेंसी उन लोगों ने लगा दी है। अब इससे होता क्या है, आपकी बुक्स में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना है और इसके बीच में ट्रैवल करने के लिए 11 कस्टम बैरियर से होकर निकलना पड़ता है। कितने? 11 कस्टम बैरियर। और सिंगल कस्टम बैरियर को पार करने के लिए आपको 5% का टैक्स देना पड़ता है। तो भाई एक प्रोडक्ट पर 55% तो टैक्स ही हो गया। अब 55% जब एक चीज पर टैक्स लग रहा है तो आप सोच सकते हो कि उससे ट्रेडिंग करने वाले इंसान को क्या ही प्रॉफिट होगा। तो जब प्रॉफिट नहीं है तो फिर कहाँ की फ्रीडम, काय की फ्रीडम मिल गई आपको? कुछ फ्रीडम नहीं मिली। और फिर हो क्या रहा है, आप लोग यहाँ से एक शहर जा रहे हो तो आपको देना पड़ रहा है, आप दूसरे शहर जा रहे हो तो भी आपको कस्टम बैरियर देना पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप लोग को दिया हुआ है, एलए एक क्या है, एक मेजरमेंट यूनिट है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, आपने यहाँ से कपड़ा खरीदा, ये एक जैसे हमारे यहाँ मीटर में होता है वैसे वहाँ पर एलए है। तो एलए है तो उन्होंने एक जगह से कपड़ा लिया, उसकी कहीं पर है 54 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहाँ 54 सेंटीमीटर है, यहाँ हो गया 56 सेंटीमीटर, यहाँ हो गया 51 सेंटीमीटर और यहाँ हो गया 53 सेंटीमीटर। अब मतलब उनने कपड़ा एक जगह से खरीदा, अब यहाँ गए तो बढ़ गया, यहाँ गए तो घट गया, यहाँ गए तो और भी घट गया। अब ये जो बढ़ने घटने का सिस्टम था ना, इसकी वजह से हुआ क्या, इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। इसी वजह से ये लोग क्या डिमांड कर रहे थे, ये जो ऑब्स्टिकल्स थी इन लोग को ये लोग खत्म करना चाहते थे कि किसी भी तरीके से इन ऑब्स्टिकल्स को जो है पूरी तरीके से खत्म किया जाए ताकि हम लोग अपनी ट्रेडिंग को और अपनी ग्रोथ को बहुत बेहतर ढंग से कर पाएं, है कि नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया, मिडिल क्लास ने कहा, दिक्कत का पॉइंट क्या था,
दिमाग में ये बिठाइए कि दिक्कत का पॉइंट क्या था। जब दिक्कत का पॉइंट समझ जाओगे तो सोल्यूशन निकल जाएगा। दिक्कत क्यों हो रही थी? क्योंकि अलग अलग जो है क्या बनी हुई थी, स्टेट बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? अलग अलग स्टेट बनी हुई थी। अगर यहीं पर केवल एक ही स्टेट होती, क्या होती? केवल एक ही स्टेट होती तो उसमें इस तरह के कस्टम बैरियर होते। अगर वहां पर केवल एक ही गवर्नमेंट होती जो सभी को एक जैसा रूल करती इक्वालिटी और फ्रीडम के साथ, तो क्या जो है इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन, इस तरीके के ऑब्स्टिकल्स होते? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होते। तो ये सभी लोग क्या डिमांड कर रहे थे? ये लोग डिमांड कर रहे थे किसकी? एक यूनिफाइड नेशन की, कि एक यूनिटी होनी चाहिए नेशन में। लेकिन वो चीज़ इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं थी। उनने कहा चलो ये यूनिफिकेशन तो हम लोग करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। आप कम से कम एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी तो बनाओ जो कि क्या करे? जो कि करे अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल, जो कि अलाउ करे किसी भी तरीके के गुड्स, कैपिटल या फिर पीपल का जो मूवमेंट हो रहा था मार्केट में, उसको। कहने का मतलब ये था कि आप जो है उस मूवमेंट को हिंडर मत करो, उसमें रुकावट मत पैदा करो, बल्कि उसमें ग्रोथ कैसे हो सकती है उसके चांसेस हमें बताओ, है कि नहीं? आप उसे फ्लरिश होने दो, मतलब पूरी तरीके से उसे फलने फूलने दो। ये मत करो कि आपने उसमें रुकावटें पैदा कर दी, ठीक है ना? तो अब हुआ क्या? इस चीज़ का ये जो आर्ग्यूमेंट बढ़ता जा रहा था कि हमें एक इकोनॉमिक टेरिटरी चाहिए, एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी चाहिए, उसका रिजल्ट बन के क्या आया? उसका रिजल्ट बन के आया 1834 में अ कस्टम यूनियन। क्या? कस्टम यूनियन ज़ोल्वेराइन। नाम याद रखिएगा, ज़ोल्वेराइन। कब बना? 1834 में बना। कहाँ? वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया, ठीक है ना? प्रशा की उससे क्या बना? ज़ोल्वेराइन बना। और ये क्या था? एक कस्टम यूनियन था। 1834 में ये बना था। बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, बिल्कुल भी भूलिएगा मत। एक मार्क में आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत इजीली बन सकता है कि ज़ोल्वेराइन क्या था, ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ पर जो है इस ज़ोल्वेराइन जो यूनियन थी, इसको बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने क्या किया? ज्वाइन किया। अब ये ज़ोल्वेराइन से हुआ क्या? इसका क्या मतलब था? तो देखिए, ज़ोल्वेराइन से हुआ ये कि जो भी देश इसमें शामिल थे, इसने वहाँ उन सभी से उन कस्टम बैरियर्स को पूरी तरीके से हटा दिया, और जो करेंसीज थी जो कि 30 से ज़्यादा थी, उन सभी को घटा के क्या कर दिया? सिर्फ 2 कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो वेट और मेजरमेंट का सिस्टम था, जो करेंसीज का सिस्टम था, वो काफ़ी हद तक सिमट गया इस कस्टम यूनियन की वजह से, जिससे काफ़ी हद तक जो है जो ट्रेडर्स थे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला। द यूनियन अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। क्लियर है यहाँ तक? जो करेंसीज थी वो कम कर दी, टैरिफ बैरियर्स जो थे उनको रिड्यूस कर दिया। तो जो हमारा लिबरलिज्म वाला जो टॉपिक था, आप लोग को समझ में आ गया होगा ये नेशनलिज्म से कनेक्ट क्यों है। आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिए कि अगर इन सारी चीज़ों से सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फ्रीडम और इक्वालिटी से जुड़ी हुई हैं, और ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो एक नेशन को यूनिफाइड करना इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप उसको यूनिफाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो जो नेशनलिज्म और लिबरलिज्म, क्या? नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म, ये जो 2 आइडियोलॉजीज है ना, ये पूरी तरीके से आपस में जो मिली जुली है। इन दोनों का आपस में एक बहुत ही गहरा संबंध है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जैसे कि ये टैरिफ मतलब एक कस्टम यूनियन बना, इसके अलावा उस टाइम पर रेलवेज का भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा था। तो इस वजह से हो क्या रहा था? रेलवेज की वजह से कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा था, लोग बहुत जल्दी ट्रैवल कर पा रहे थे, तो इसकी वजह से भी ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। और जो नेशन यूनिफिकेशन की जो लोगों के अंदर एक सोच थी, वो सोच जो है अब बहुत ज़्यादा अवेयर होने लगी थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगी थी। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके उस डाउट को क्लियर कर सकूँ। मेरे पास एक कमेंट आया है, आई थिंक जो कमेंट है वो टेक्निकल फीचर्स के नाम से है, यूज़र नेम। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैम जेंडर, कास्ट और रिलीजन वाला चैप्टर जो है पॉलिटिकल साइंस का, वो करवा दीजिए। डेफिनेटली इसके बाद हम लोग वो चैप्टर ज़रूर शुरू करेंगे। टेक्निकल फीचर आपका जो भी रियल नेम है, तो आप
बिल्कुल चिंता मत करिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा आप लोग की डिमांड के अकॉर्डिंग वही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अब आप मुझे कमेंट में बताइए ये कि हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पर ज़्यादा काम करें या फिर हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट में सारे चैप्टर्स को कवर करें। मतलब कि क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन लूँ और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को समझाती जाऊँ, तो इससे आप लोगों के क्वेश्चन भी जो है क्या रहेंगे, आप लोगों के क्वेश्चन भी तैयार होते जाएंगे और आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझ में आते जाएंगे। तो क्या आप लोग की डिमांड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग जब डिमांड करोगे तभी मैं उन्हें फुलफिल कर पाऊंगी, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं जो रास्ता चुन रही हूँ वो ठीक है या फिर नहीं, ठीक है ना। तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को किस तरीके की वीडियोस चाहिए, इस तरीके की थ्योरेटिकल वीडियोस या फिर आप लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में चाहते हैं, तो मैं उसके साथ भी कंफर्टेबल हूं। आप लोग मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।